हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है और अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी के विजिट ने इसमें बिल्कुल आग में घी डालने जैसा काम किया है। चाइना लगातार मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, ताइवान के खिलाफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एकदम वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है दोनों देशों के बीच में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर क्या कारण है इन दोनों देशों के बीच में इतने तनाव का, और दूसरी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात कि आखिर इंडिया का क्या टेक होना चाहिए इन दोनों देशों को लेकर। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड लेट्स वॉच द वीडियो। दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच की टेंशन को समझने से पहले हमें वहां की हिस्ट्री को थोड़ा जान लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एक प्रेजेंट होता है वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों देशों की आखिर हिस्ट्री क्या रही है। दोस्तों, सन 1895 तक चाइना और ताइवान दोनों को ही क्वांग डायनेस्टी जो थी वो ही हैंडल करती थी, उसी का रूल था। लेकिन 1895 में पहली बार सीनो जापानीज वॉर हुआ और उसमें जो ताइवान वाला जो पार्ट था चाइना का वो जापान के हिस्से में चला गया। लेकिन जो मेनलैंड चाइना था वहां पे सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। 1912 तक आते आते क्वांग डायनेस्टी को उखाड़ फेंका गया और वहां पर एक सत्ता को लेकर एक जद्दोजहद स्टार्ट हो गई। एक तरफ थे जो वहां की कम्युनिस्ट सपोर्टर थे, उनके जो लीडर थे वो थे माओ जेडंग, और एक तरफ थे वहां के आर्मी चीफ चिंग काई शेक। दोस्तों, इन दोनों लीडर्स के बीच में जो मेनलैंड चाइना था उसको लेकर जद्दोजहद स्टार्ट हो गई। लेकिन इसी बीच 1927 से 1949 तक लगभग एक सिविल वॉर जैसा स्थिति रही पूरे चाइना के अंदर, जिसमें लास्ट में कम्युनिस्ट आर्मी की जीत हुई और माओ जेडंग वहां के लीडर बने, और जो क्वांग काई शेक थे उन्हें वहां से भागना पड़ा ताइवान की तरफ। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और 1945 में जब अलाइज जीती सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, तो उसमें जापान युद्ध हार गया था, जैसा कि आपको पता होगा। तो जापान को ताइवान को छोड़ना पड़ा और जो वहां के आर्मी चीफ थे, जो चाइना के आर्मी चीफ थे, जो वहां से भागे थे, वो भागकर ताइवान आ गए और वहां पर अपनी केएमटी पार्टी बनाकर रूल करने लगे। दोस्तों, जब अलाइज जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती, जिसके अंदर यूएस, यूके और चाइना भी शामिल था, तो यूएस और यूके ने मिलकर चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसे ही वहां पे रूल करने का ऑर्डर दिया और ताइवान को भी उसी का एक हिस्सा माना। लेकिन दोस्तों, 1960 का दशक आते आते स्थितियां थोड़ी बदल गई, क्योंकि 1960 के दशक में कोल्ड वॉर का दौर था। दोस्तों, एक तरफ थी अमेरिका जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, और दूसरी तरफ था रशिया, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था जिस देश में। दोस्तों, चाइना भी एक कम्युनिस्ट देश था। तो अमेरिका जो कि कम्युनिज्म के अगेंस्ट था, वो चाइना की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसके भी अगेंस्ट था, और वो ताइवान की जो केएमटी पार्टी थी उसी को ही रियल चाइना मानता था। दोस्तों, यूएनओ के अंदर जो सीट थी, जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थी, वो भी उस समय तक 1960 के दशक तक ताइवान के पास ही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे देशों ने एक क्वेश्चन अराइज करने स्टार्ट कर दिए कि आखिर एक इतना सा देश जो कि एक आइलैंड है, पूरे चाइना में लाखों जो लोग रहते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, सन 1976 में जब माओ जेडंग की मृत्यु हुई, तब चाइना के लीडर बने डेंग जाओपिंग। दोस्तों, ये एक उदारवादी लीडर थे। इन्होंने चाइना के लिए एक ओपन हार्टेड एक इमेज बनानी स्टार्ट कर दी। इन्होंने चाइना में इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दिया, बाहर की कंपनीज आने लगी चाइना के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो इससे अमेरिका को भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं चाइना में भी धीरे धीरे कम्युनिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दी जा सकती है। जो मेनलैंड चाइना वाला पार्ट था उसे ही असली चाइना मान लिया गया, और जो ताइवान था उसे एक अलग देश की सीट वो समाप्त कर दी गई। दोस्तों, तब से लेके अभी तक सिर्फ एक 15 देश हैं जो कि ताइवान को एक अलग देश के रूप में मानते हैं। दोस्तों, जेंग डायोपिंग जो कि माओ जेडंग के बाद चाइना के लीडर बने, उन्होंने इन्वेस्टमेंट था उसको अलाउ किया, और चाइना की जो इकोनॉमी थी वो ड्रास्टिकली बहुत अच्छे से मूव करने लगी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ताइवान भी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ चला था, और सन 2000 में वहां पे पहली बार आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शन हुए, और एक डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना हुई, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे इलेक्ट हो गई। दूसरी तरफ चाइना भी डेमोक्रेसी के बहुत करीब था। सन 1989 में वहां पे बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने मांग की कि चाइना को भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए,
अब एक तानाशाही जो है वो बहुत हो चुकी, लेकिन अभी से समाप्त कर दिया जाए। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन चाइना ने, जो चाइना की कम्युनिस्ट आर्मी थी, उन्होंने ओपन फायर कर दिया लोगों के ऊपर। दोस्तों चाइना के बीजिंग में एक जगह है जिसका नाम है टाइनमैन स्क्वायर। दोस्तों वहां की एक तस्वीर बड़ी फेमस है। एक्चुअली जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उन्हें हटाने के लिए वहां की आर्मी ने ओपन फायर की और वहां पे टैंक्स को ले आई आर्मी। एक बहादुर आदमी उन टैंक्स के सामने जाकर अकेला खड़ा हो गया उन्हें रोकने के लिए, जबकि उसे ये पता था कि उसे कोई भी मार सकता है, और आर्मी ने ओपन फायर किया हुआ है। दोस्तों वो तस्वीर बहुत एक आइकॉनिक तस्वीर थी और बहुत फेमस हुई थी। आज भी उस तस्वीर को डेमोक्रेसी बचाने के जो एक मुहिम है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों चाइना के अंदर हालांकि इस तस्वीर और इस पूरे प्रोटेस्ट जो 1989 में हुआ, इस पर बात करना या इसके बारे में लिखना पूरी तरीके से बैन है। इन्होंने रिकॉर्ड्स में निपटा दिया है, उन चीजों को खत्म कर दिया है, लेकिन थैंकफुली हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों कोई नहीं जानता कि वो व्यक्ति कौन था और उसके साथ बाद में क्या हुआ। और दूसरी ओर ताइवान में सन 2016 में फिर से चुनाव हुए और वहां में एक डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, उसकी जो विजय हुई, उसकी जीत हुई, और एक बार फिर से सन 2020 में वही पार्टी री इलेक्ट हुई। दोस्तों अगर हम डेमोक्रेसी के हिसाब से रैंक्स की बात करें, एशिया के अंदर जो ताइवान की डेमोक्रेसी है उसे 3rd नंबर पे माना जाता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े एक कम्युनिस्ट देश से निकलकर जो एक देश अलग बना है उसमें डेमोक्रेसी का होना एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये तो बात रही हिस्ट्री की, इन दोनों देशों की हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं कि आखिर इनके इन बीच में इतना तनाव क्यों है। दोस्तों कुछ सालों पहले शी जिनपिंग जो हैं, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, वर्तमान प्रेसिडेंट, वो एक कानून लेकर आए, वो एक एक्ट लेकर आए कि जो प्रेसिडेंट की बने रहने की जो लिमिट है, जो दो टर्म की जो लिमिट है उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। तो यानी कि शी जिनपिंग का मेन जो मकसद है वो ये है कि उनको इन्फिनिटी टर्म तक, जब तक वो हैं तब तक वो चाइना के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। दोस्तों उसके बाद चाइना में भी हालात बिगड़े। जब लॉकडाउन लगा तो हम सभी जानते हैं कि चाइना में क्या हालात थे। उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये भी हम सब जानते हैं। जो तिब्बत में जो लोग, तिब्बतियन लोग हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव होता है ये भी दुनिया में सभी जानते हैं, और हांगकांग में जैसा लोगों के साथ हुआ। तो दोस्तों एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो जनता होती है वो सेंटिमेंट पे चलती है, वो इमोशंस पे चलती है। तो अगर एक देश के रूप में यूनिफाइड कर दिया जाए पूरी जनता को, तो वो अपने लीडर के प्रति पूरी की पूरी डिवोट हो जाती है, पूरी की पूरी समर्पित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक वो भाव लाने की कोशिश है ताकि एक बार फिर से उस इमेज को बरकरार रखा जाए जो कि उन्होंने एक टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करके बनाई है, जो कि एक अपने जो विचार है जो लोगों पे थोपे हैं उनको और ज्यादा फिक्स किया जाए। इसलिए शी जिनपिंग चाहते हैं कि जो एक ये जो टेंशन है ये बनी रहे, ताकि जो लोग हैं वो यूनिफाइड रहें अपने लीडर के प्रति। दोस्तों एक और बड़ा कारण है साउथ चाइना सी। दोस्तों चाइना एक ऐसा देश है जो कि दूसरे देशों की जो जमीन है उस पर अपना क्लेम करता रहा है। इंडिया इसका बहुत बड़ा एक विक्टिम रह चुका है। दोस्तों ऐसा ही एक किस्सा है साउथ चाइना सी का। दोस्तों ये बात सुनने में बहुत अटपटी लगे और बहुत शायद आपको फनी भी लगे, लेकिन चाइना का ऐसा कहना है कि वो जो साउथ चाइना सी का जो वो हिस्सा है जिसपे वो क्लेम करता है, एक्चुअली में वो उसी देश के जमीन का हिस्सा था, लेकिन वो समुद्र में डूब गया है। तो दोस्तों ये बात चाइना कहता है, और इसी कारण चाइना वहां पे मैन मेड आइलैंड बना रहा है, वो भी अपनी आर्मी के इस्तेमाल के लिए। दोस्तों इससे जो आसपास के देश हैं जैसे ताइवान हुआ, फिलीपींस हुआ, जापान हुआ, ये देश इन चीजों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंतरराष्ट्रीय संधि का भी उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी देश का जो ओशंस है उन पे कोई अधिकार नहीं है। इसका उपयोग करने का अधिकार सभी देशों का बराबर है। ये क्लेम नहीं कर सकता कोई भी देश कि ये जो ओशन का पार्ट है ये हमारा है, लेकिन चाइना शुरू से ये चीज करता है, और उसका ऐसा कहना है कि ये मेनलैंड चाइना का ही पार्ट था जो कि पानी में डूब गया है। तो दोस्तों ये भी एक कारण है इस तनाव को और ज्यादा हवा देने का, और ज्यादा बढ़ाने का, क्योंकि उस क्लेम को और हार्डली रखा जा सके दुनिया के सामने। अगर ताइवान पर चाइना का पूरा एक प्रभुत्व बन जाता है, एक कब्जा हो जाता है चाइना का, इन्वेड कर लेता है चाइना अगर ताइवान को, तो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी जो है वो पूरा का पूरा चाइना के कंट्रोल में अपने आप चला जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं जो कि नैन्सी पेलोसी की जो विजिट हुई है ताइवान में। आखिर चाइना इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट करने से। दोस्तों नैन्सी पेलोसी एक लीडर है, बहुत ऊंचे डेजिग्नेशन पे है। आप यूं मानिए कि वहां की जो कांग्रेस है उसकी वो स्पीकर है। कांग्रेस मतलब जो अपने यहाँ लोकसभा है उसको वहां पे आप यूं मानो कि कांग्रेस कहते हैं।
हमारे यहाँ पे कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, एक पार्टी है, लेकिन वहां पे जो लोकसभा है उसे ही कांग्रेस कहा जाता है। तो दोस्तों उनकी जो स्पीकर है ये बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है। और नैन्सी पेलोसी शुरू से ही ताइवान की समर्थक रही हैं। दोस्तों उन्होंने अमेरिका में जो टाइनमैन स्क्वायर वाला वो जो व्यक्ति था जो टैंकों के सामने जाकर खड़ा हुआ था, उसका एक स्टैच्यू भी बनवाया है अमेरिका के अंदर। दोस्तों जब ये चाइना गई थी तो ये वहां गई जहां पे 89 में जहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, ये वहां गई और वहां पे इन्होंने एक सफेद फूल चढ़ाया और एक बैनर भी दिखाया जिसपे लिखा था फॉर दोज हु डाइड फॉर डेमोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं एक एंटी चाइना इमेज रखने वाली लीडर अगर ताइवान को विजिट करती है तो चाइना का गुस्सा होना एक तरह से स्वाभाविक है। तो उसने मिलिट्री ड्रिल्स भी स्टार्ट कर दी और कहीं ना कहीं एक वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंडिया का क्या टेक होना चाहिए इन दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसको लेकर। दोस्तों चाइना एक बहुत बड़ा देश है, क्योंकि चाइना में अगर आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो भी ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है चाइना के लिए। यानी कि अगर आप तिब्बत बॉर्डर से चाइना को अगर हांगकांग बॉर्डर तक या उस ताइवान बॉर्डर तक ले जाना चाहते हैं तो ये एक हरक्यूलस टास्क है एक तरह से चाइना के लिए। और इंडिया ये बात अच्छे से जानता है कि अगर उन दोनों देशों के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन होती है और अगर अमेरिका भी इसमें इंटरवीन करता है, क्योंकि 1984 में अमेरिका ने एक लेजिस्लेशन पास किया है अपने पार्लियामेंट के अंदर जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अगर ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश की जाती है बाय आर्मी यानी कि बाय फोर्स तो फिर अमेरिका अपनी आर्मी लेकर ताइवान को बचाने पहुंच जाएगा। लेकिन अगर चाइना पीसफुली तरीके से दोनों देश रीयूनाइट हो जाते हैं, अगर ताइवान और चाइना पीसफुली तरीके से रीयूनाइट हो जाते हैं तो इसमें अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आर्मी का यूज करके चाइना ताइवान पर हमला करता है या फिर उसको इन्वेड करने की कोशिश करता है तो अमेरिका अपनी आर्मी लेकर ताइवान को बचाने के लिए पहुंच जाएगा। तो अगर इन दोनों देशों के बीच में वॉर होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास मौका होगा अपने अक्साई चीन को वापस पाने का, एक 1964 वाली जो हार है उसका एक बदला लेने का। क्योंकि चाइना कभी भी दो फ्रंट पे एक साथ वॉर नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो फ्रंट है वहां पर आपकी आर्मी उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप अपने टैंक्स या अपने जो एयरफोर्स है उसका भी यूज करना चाहें, क्योंकि बीच में पूरा का पूरा समुद्र है, क्योंकि ताइवान एक आइलैंड है, तो वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती। बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा रिस्क है उस चीज में, बहुत ज्यादा लॉस होने का एक रिस्क है वहां पे। तो इंडिया के पास एक मौका रहेगा अक्साई चीन को इन्वेड करने का, वापस पाने का, जो हमने 1964 में खो दिया था। कहीं ना कहीं तिब्बत का भी एक चांस रहेगा हमारे पास कि जितना हिस्सा हम ले सके हम ले सकते हैं। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात कि अगर हम वॉर ना भी करें, अभी अगर वहां पे वॉर स्टार्ट ना भी होता है तो भी हम एक मिलिट्री ड्रिल्स कर सकते हैं चाइना बॉर्डर पे, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं चाइना के ऊपर, जिससे कि एक ध्यान भटकेगा उसका भी उस वॉर से और एक तरह से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा अगर इंडिया बहुत बड़े स्तर पर मिलिट्री ड्रिल्स करने लगे अपने चाइनीज बॉर्डर के ऊपर। और दोस्तों पूरी दुनिया ताइवान को बचाना चाहती है, इसका एक और बहुत बड़ा कारण है सिलिकॉन चिप्स का बनना। दोस्तों पूरी दुनिया का 60% जो सिलिकॉन चिप्स है वो ताइवान के अंदर ही बनता है। अगर चाइना उसे इन्वेड कर लेता है यानी कि उसे पूरा कब्जे में ले लेता है तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्शन पर एक अधिकार चाइना का हो जाएगा। तो यानी कि पूरी दुनिया में जितनी भी सिलिकॉन चिप्स की सप्लाई होती है अगर चाइना उसे रोक देगा तो कहीं ना कहीं तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें हैं जैसे कि एटीएम हो गए जिसके अंदर भी सिलिकॉन चिप्स का यूज होता है, जैसे कि रिमोट वाली कोई भी चीज हो गई, तो इनके रेट्स एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे क्योंकि इनका प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा या फिर प्रोडक्शन अगर चाइना ने रोक दिया तो इनके रेट बहुत ड्रास्टिकली बढ़ने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो ताइवान है वो ही इनका प्रोडक्शन करे ताकि इन्हें बराबर उनकी सप्लाई मिलती रहे। चाइना के हाथ में ये कंट्रोल नहीं जाना चाहिए क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी कंपनीज बहुत बड़े स्तर पर सिलिकॉन जो चिप्स हैं उनका इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों अमेरिका के लिए ये ताइवान का बचा रहना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब देखना यह होगा कि आखिर इन दोनों देशों के बीच में वॉर होगा या फिर इसे शांतिपूर्वक तरीके से ही सुलझा लिया जाएगा। दोनों ही स्थितियों में इंडिया के लिए एक तरह से फायदे का एक सिचुएशन है क्योंकि अगर वॉर होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास मौका रहेगा अपनी एक लीडरशिप दिखाने का, क्योंकि दो देशों के वॉर में अगर इंडिया पार्टिसिपेट ना भी करे तो बहुत सारी
अपॉर्चुनिटीज इंडिया को ऑटोमेटिकली मिलेगी, बहुत सारी कंपनीज मूव करेगी, जो कि इंडिया के लिए एक फायदे की चीज है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि वॉर होगा या नहीं होगा? आप अपने जो भी सुझाव है वो कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही कोई इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय। Where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way.